बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और मेरे साथी मेज़बान सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। और आज के इस प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के उन इनिशिएटिव्स के हवाले से कि जिनके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को दुनिया में भरपूर अंदाज में लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा हुकूमत के वो इक़दाम जो कि काबिल सताइश भी हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी। आज के इस प्रोग्राम में हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, एक सियासतदान, एक यंग सियासतदान की हैसियत से सालों से अपनी खिदमत जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करते चलें तो टूरिज़म के हवाले से काफ़ी उन्होंने काम किया, जिस पर आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त चेयरमैन है पाक्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के आसिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने। थैंक यू सो मच जी। आगाज़ कर लेते हैं। जब हम पाक्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस अथॉरिटी के क़याम का मकसद बताइएगा और किस तरह के काम जो हैं इसकी मदद से लिए जा रहे हैं। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के जो की इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और PHAs जो हैं वो हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर पंजाब के अंदर ये अथॉरिटीज़ जो हैं इस्टेब्लिश हुई 2012 के अंदर। और उसके बाद ख़ुसूसन हमारे इस टेन्योर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से रिगार्डिंग प्लांटेशन और सिटी की ब्यूटिफिकेशन, आपको पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर रिसोर्स से जो है वो हमें मुहैया किया हुआ है। उसके बावजूद समहाउ कुछ हमारे एटीट्यूड का प्रॉब्लम कह लें, को हमारे अंदर अवेयरनेस का प्रॉब्लम कह लें, हमारे शहरों के अंदर आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं और बावजूद इसके कि इदारे मौजूद थे लेकिन वो अपना उस तरह से काम सर अंजाम नहीं दे रहे थे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। तो ये एक तो 2018 के अंदर मैं इसका चेयरमैन बना रावलपिंडी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का। और उसके बाद से अब तक हमने एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपको पता है एक प्लांट सिटी है, इसके अंदर प्लांटेशन की भी एक मुनासिब आपको तादाद नज़र आती है। वेरस पिंडी के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि प्लानिंग ना होने की वजह से आपको स्कोप नहीं मिलता प्लांटेशन का। और एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आता था जब भी आप फैज़ाबाद क्रॉस करते हैं, इस्लामाबाद से पिंडी जाते थे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको ऑल ऑफ सडन फील होता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए थोड़े से हमने ब्यूटिफिकेशन के इनिशिएटिव्स लिए और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने पिछले 3 साल के अंदर रावलपिंडी शहर के अंदर 5 नए पार्क्स बगैर किसी गवर्नमेंट फ़ंड के, और ख़ुसूसन आप मरी रोड के ऊपर जाएं या आप ओल्ड एयरपोर्ट रोड के ऊपर जाएं तो आपको PHA का स्टाफ आपको काम करता नज़र आता है। आपको अब मरी रोड के ऊपर भी ग्रीनरी नज़र आएगी। और उसके साथ साथ हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई एलिमिनेशन का वहाँ पे काम किया, मियाँ वाकी फॉरेस्टेशन लगाए हमने। मैं क्योंकि एडवाइज़र आज चीफ मिनिस्टर पंजाब का तकरीबन 2.5 साल टूरिज़म के ऊपर और PHAs के ऊपर, तो तमाम PHAs अथॉरिटीज़ को मैं खुद पर्सनली देखता भी रहा। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मियावाकी हम जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ये एक बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। क्या आसानियाँ, क्या मुश्किलें, क्या फ़वाइद हैं? देखें, जैपनीज़ एक टेक्नोलॉजी है, इसमें होता ये है कि ये इसका एक मखसूस प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करते हुए आप 3 फुट तक ज़मीन को डिग करके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। और उसका बेनिफिट ये है कि जिस तरह का शहर है हमारा रावलपिंडी, जिसमें प्लानिंग नहीं है, स्पेस नहीं है प्लांटेशन की, तो ये आपका जो जैपनीज़ टेक्निक है ये लिमिटेड स्पेस के ऊपर एक कंजस्टेड आपको ये पूरा फॉरेस्टेशन लगाने का मौका देता है। और इसकी ग्रोथ जो है नॉर्मल प्लांट से 10 टाइम फास्टर है। यही वजह है कि आप अगर लाहौर में देखें, पिंडी के अंदर हमने ये 8 मियावाकी फॉरेस्टेशन लगाए हैं और विद इन मंथ्स जो है वो आपको जो ट्री साइज़ है वो 14 से 15 फीट तक पहुंच गया और बड़ी कंजस्टेड एक फॉरेस्टेशन वो बन गया, जिसका एक तो इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपको पता है इन दिनों खसूसन फोग स्मोक के हमें इश्यूज़ बड़े पुराने फेस करने पड़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज लाहौर शहर जो है टॉप के ऊपर है पोल्यूशन के ऊपर, बावजूद इसके कि उसमें 52 मियावाकी फॉरेस्टेशन हमारे इस टेन्योर के अंदर हमने लगाए और 10 लाख से ऊपर प्लांटेशन भी हमने किए, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इससे पहले तो इस तरफ फोकस ही नहीं था और ये इतना स्वेयर इशू है कि अगर आज आप लाहौर में जाएं तो हर दूसरा शहरी आपको बीमार मिल रहा है। और स्मोक का एक बड़ा जी इशू एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की शहरियों में तो हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में ग्राउंड्स भी हैं, पार्क्स भी हैं। तो रावलपिंडी की शहरियों को ज़ाहिर है डेफिनेटली ये एक इशू दरपेश रहा है। अब हम देखते हैं कि जब इस्लामाबाद से रावलपिंडी में इंटर होते हैं तो हमें फैज़ाबाद से कुछ रोशनियाँ नज़र आती हैं, कुछ हमें देखने में नज़र आता है कि प्लांटेशन भी है,
ग्रीनरी भी है, लेकिन ओवरऑल रावलपिंडी के शहरियों के लिए क्या इकदाम किए गए हैं गुज़श्ता 3 सालों में? यानी जहाँ ग्राउंड्स आबाद करने की बात की गई थी वहाँ पर बाकी भी, लेकिन ज़रा कोरोना की वजह से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो रावलपिंडी के शहरी पहले उनके पास क्या था, अब वो क्या सहूलियात जो है ना वो पीएचए की तरफ से मिली? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे जो पीएचएज का जिस तरह डोमेन है, पार्क्स को मेंटेन करना, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करना, तो वो आप खुद इस बात को मैं समझता हूँ कि आप खुद इसको कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि काफ़ी सारा डिफरेंस आपको नज़र आता है। एक तो बुनियादी तौर पे जो मेजर इसमें डिफरेंस है वो ये था कि इन हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ के ऊपर अरबों रुपए के फंड्स जाते थे प्लांटेशन की मद में, कि पौधे खरीदें और फिर वो लगते थे, और समहाउ हमारा जो एक ट्रेंड है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर के, पब्लिक सेक्टर के अंदर के, जब वो काम करते हैं, प्लांटेशन होती है, अब वो ऑन ग्राउंड तो उसकी असेसमेंट को अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती कि पौधे जल गए, सड़ गए, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो एक तो इन पिछले 3 सालों के अंदर इन हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट का किसी किस्म का पूरे पंजाब में कोई फंड हमने नहीं दिया, बल्कि हमने इनको सेल्फ सस्टेनेबल करने की तरफ लेके गए कि हमने बिजनेस प्लान दिए। एक तो ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिंडी के शहरियों को नज़र आ रहा है कि पीएचए का स्टाफ, मैं समझता हूँ कि जितना एफिशिएंटली पिछले 3 साल से काम कर रहा है, और इससे अब क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिटवीन आ गई थी टूरिज्म की भी, तो मेरी मसरूफियात होती थी कोटली सतियाँ से लेकर डीजी खान, फोर्ट मनरो, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी, और यही वजह है कि अब क्योंकि लास्ट ईयर है तो मैं अपने शहर के ऊपर फोकस करना चाह रहा था। यही वजह है कि मैंने उस पोजीशन से रिज़ाइन करके पूरी तरह से फोकस्ड हूँ। मैं आज डीसी पिंडी से मेरी बड़ी डिटेल कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हुई। एक तो हमारे पास हैं स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स, क्रिकेट के 2, ये इसमें भी मैं लास्ट टेन्योर में जब एमपीए था तो मेरा इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पिंडी के शहरियों के लिए कोई 5 मरले का प्लाट भी नहीं आपको नौजवानों के लिए खेलने का नज़र आता, और ये स्कूल कॉलेजेस के ग्राउंड्स हैं जिनको समहाउ पिछले टेन्योर के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाए, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि गरीब और मजदूर का बच्चा जो शाम को वहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटी करता था वो उससे महरूम हो गया। और अब जो है जब पीएचए के मेरे पास इसका चार्ज आया, तो एक तो हमने एवरी ट्यूसडे हमने जो स्पेशल हमारे बच्चे हैं उनके लिए अपने स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट रखी हुई हैं। दूसरा उसके ऊपर हमने ये किया है कि जो, क्योंकि मॉडल ऐसा है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ता है कि अगर हम इसको टोटली शहरियों के लिए फ्री ऑफ कास्ट कर दें तो वो मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसका फिर हमने एक बड़ी मिनिमम फीस के साथ क्रिकेट ग्राउंड और फुटसाल के जो ग्राउंड्स हैं वो यंगस्टर्स के लिए हमने मुहैया किए हैं, और पे दर पे अब मैं आज से प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर ऊपर नीचे हमको 2-3 किस्म के फेस्टिवल रावलपिंडी के शहरियों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स गाला जो हम हर यूनियन काउंसिल वाइज जो है वो हमारी जो टीमें हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं उनकी टीम्स बना के इनका मैं, और ये भी काम मैं टोटल स्पॉन्सरशिप बेसिस के ऊपर करूँगा कि प्राइवेट जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व करके तो उनको ये मौके फराहम करेंगे। 2 ग्राउंड्स हमारे पास हैं और 4 ग्राउंड्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लेंगे, और इंशाल्लाह उस पर पूरी एक फेस्टिविटी का माहौल क्रिएट करेंगे। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, आसिफ महमूद साहब खुद इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि जितने यंग एनर्जेटिक लोग हैं, सियासतदान हैं, और इसी तरीके से हमारे जो सरकारी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज लोग हैं, वो मौजूदा हुकूमत के वजन को आगे लेकर बढ़ना भी चाहते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नौजवान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं मुल्क की, उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है मौजूदा हुकूमत का, लेकिन उसके साथ साथ और दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं, जो एक विजन है मौजूदा हुकूमत का भी, कि हम नौजवानों को भी ख़ास तौर पर जो खेल की एक्टिविटीज़, और इसकी बहुत ज़रूरत है आज के हमारे जिस तरह का माहौल है उसमें। देखें, हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने पहली बार शायद वो इकदाम लिए जो इससे पहले गुज़श्ता 70 बरसों में नहीं लिए गए। यूथ यानी एक पाकिस्तान की, जैसे हम कहते हैं कि जनाब वो बैकबोन भी है, पावर भी है, और जब हम ये भी बात करते हैं कि 30 से कम जो है उम्र के हमारे 60-70% के करीब यूथ है, तो पहली बार हमें देखने में नज़र आया कि इस हवाले से एक मिनिस्ट्री बाकायदा तौर पर उस पर काम कर रही है, और 12 मुख्तलिफ़ किस्म के नौजवानों के हवाले से प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त चल रहे। यूथ लॉन प्रोजेक्ट चल रहा है। स्पोर्ट्स के हवाले से हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इफ्तिताह किया 12 मुख्तलिफ़ तरह के खेलों के हवाले से, और इसके साथ साथ जो नेवटेक जो करने जा रहा है कि जो ई-कॉमर्स में बाकायदा तौर पर बच्चों को, यानी 1.8 मिलियन जो नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको ज़ाहिर है अपने तो ये बड़ी खुशाइंद अच्छी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है वो हमेशा हमने देखा कि
वो हमेशा पीछे भागते हैं सरकारी नौकरी के। तो अगर वो जब अपने पाँव पे खड़ा होना सीखेंगे, मछली पकड़ना अगर उनको सिखा देंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो आसिफ साहब, एक तो हम जानना चाहेंगे कि इससे अब टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, टूरिज़्म पे आपने काम किया, आपने पंजाब डेफिनेटली सबसे बड़ा सूबा है, एक तरफ गर्म से गर्म हम इलाका देखें वो भी मौजूद है, और एक तरफ हम बर्फ़बारी भी देखते हैं। आपने सारे एरियाज़ को विज़िट किया, कुछ एरियाज़ को आपने नया टूरिज़्म की डेस्टिनेशन डिक्लेयर भी किया, जिसमें कोटली सतियाँ हैं, जिसमें जो भी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं। उस हवाले से भी ज़रा हमारे सामीन और नाज़रीन तक रखिएगा कि क्या हो रहा है अभी। देखें, एक तो जो पोटेंशियल टूरिज़्म का है उसमें इतनी डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने दी हुई कि जिस तरह आपने कहा कि एक सेम डे में, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हमारी थल के अंदर जीप रैली थी, इनाग्रेशन मैंने की सुबह 10 बजे। दिन को मेरा जेलम में एक था कबड्डी का मैच, उस पर मैं गया शाम के टाइम पे। मुजफ्फरगढ़ से मैं जेलम आया, जेलम से मैं रात को एक डिनर पे मरी गया। तो जब मैं मरी उतरा तो मेरी चप्पल के अंदर रेगिस्तान की रेत मौजूद थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सेम डे में मैं रेगिस्तान से, मैदानों से होके मैं एक हिल स्टेशन के ऊपर पहुँचा। तो उसमें तो कोई शक नहीं कि डाइवर्सिटी मौजूद है। कोटली सतियाँ समेत हमने सुबह भर के 10 ऐसे अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं जिन पे हमने एक पूरी फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के ताउन से करवाई, और उसके ऊपर ना सिर्फ फिजिबिलिटीज़ करवाई, अब मोर देन 50 डेवलपमेंट स्कीमें टूरिज़्म सेक्टर की पूरे पंजाब के अंदर जो चल रही हैं, जिसमें कोटली सतियाँ, आपके जेलम के अंदर चकवाल आपका लेक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, 26 से ज़ायद झीलें हैं, उन झीलों के ऊपर सोन वैली के अंदर जो हमारी लेक्स मौजूद हैं उनके ऊपर इंटरवेंशंस करके हमने एक तो ग्लैम्पिंग पॉड्स लगवा रहे हैं टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए, कैंपिंग साइट्स डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हेरिटेज है हमारा, जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है पंजाब की टूरिज़्म का, एक हेरिटेज ट्रेल नंदना फोर्ट के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इनाग्रेशन की तो मोर देन 7 ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो इस साल्ट रेंज के ऊपर, जिनमें 4 ज़िला हैं, जेलम, चकवाल, खुशाब और मियाँ वाली। इनके ऊपर हमने पूरी एक हेरिटेज ट्रेल का कॉन्सेप्ट दिया, और वो भी डेवलपमेंट स्कीम ऑन गोइंग है। तो ये इतना थॉरली इसके ऊपर काम हुआ। और आपको पता है कि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है कि जब आप किसी भी मुल्क में टूरिज़्म, कोई डेवलप कंट्री देख लें, विदाउट टूरिज़्म उसका जो है उसकी तरक्की महाल है। तो जितना पोटेंशियल हमारे पास था हेरिटेज, रिलीजियस टूरिज़्म का, बुद्धा ट्रेल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के ऊपर करतारपुर राहदारी हमारे इस टेन्योर के ऊपर हुई, इनॉग्रेट हुई, और अब उसके 4 मज़ीद बड़े की स्पॉट्स सिख कम्युनिटी के लिए, जिसमें जेलम और चकवाल ही अगेन शामिल हैं। हमने प्राइवेट NGOs को उसके NOCs दिए हैं, और उनसे वो जगहें जहाँ पे कि हमारे सरकारी दफातर चल रहे थे उनकी रिलीजियस साइट्स के ऊपर, वो वकेट करवा के अब वो वहाँ पे प्राइवेट जो NGOs हैं वो उसकी रेनोवेशन का काम कर रही हैं। और कुछ हमारी वर्ल्ड सिटी को भी हमने इन्वॉल्व किया, कामरान लाशारी साहब को, वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर पहली एक तो पंजाब की टूरिज़्म पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने दी, और जो ओवरलैपिंग थी डिपार्टमेंट्स की उसको कम करके हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को एक रूफ के नीचे ला के, औकाफ हो, आपका वर्ल्ड सिटी हो, आर्कियोलॉजी हो, ये सारे एक सिंगल लाइन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके समरात आपको आने वाले 2-3 सालों के अंदर नज़र आएंगे। और एक तो ये इस मुल्क के साथ जो 70 सालों में हुआ, ये बड़ी बात होती है मीडिया के ऊपर कि PTI की गवर्नमेंट के पास शायद तजर्बा नहीं है, या इस तरह के मामला, उस तरह से महंगाई, इन्फ्लेशन, ये तो आपको पता है कोविड हमने बर्दाश्त किया, उसमें से हम निकले, हमारे इस टेन्योर के अंदर हुआ। और फिर जिस हद तक जो ट्रेंड सेट थे इस मुल्क के अंदर, उनको जो एक शख्स तने तनहा ब्रेक कर रहा है और उसके साथ फाइट कर रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आपने खुद अपने इसमें गुफ्तगू में कहा कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, और सरकारी नौकरी क्या है कि 70% पंजाब का बजट सरकारी मुलाजमों की सैलरीज में जाती। और हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि सरकारी नौकरी ले दें, हम वजह पूछते हैं कि वाह सरकारी नौकरी क्यों, तो कहते हैं काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 70% रिसोर्सेज आपके उधर जा रहे हैं जहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, तो उस मुल्क का फिर आप देख लें कि क्या होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो विजन लेके चल रहे हैं वो इलेक्शन टू इलेक्शन वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसमें जैसे डेवलप कंट्रीज अपना एक सेट करते हैं तो आप लॉन्ग ये टर्म। समझते हैं कि वो जो एक कॉन्सेप्ट माजी की हुकूमतों ने शायद लोगों में डाल दिया था कि जी सरकारी नौकरियों में काम नहीं होता, उसको PTI तोड़ने में कामयाब हुई है, और वाकई ही अब सरकारी लोग जो हैं वो काम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। देखें, एक जो जब आप एक आदत बना दें ना, एक ट्रेंड सेट कर दें, उसको ब्रेक करने में डेकेड्स लगते हैं। और मैं बिल्कुल बड़ा ओपनली ये बात कहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है या सरकारी ऑफिसर्स हैं या सरकारी जो मशीनरी है, वो जिस ट्रेंड के ऊपर चल रही थी उससे हटाने में स्टिल अभी हमें हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको पे दर पे कहीं ना कहीं मसाइल लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के साथ एक और बड़ा जुल्म ये है कि हमें नाउमीदी के उसमें डाल दिया जाता है कि नहीं ये ट्रेंड्स चेंज नहीं होंगे, ये होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की पूरी उस स्ट्रगल को देखें
तो इवन 2013 में मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और मेरे साथ 126 लड़कों ने पंजाब असेंबली के लिए कंटेस्ट किया था, जो 40 साल से कम उम्र थे और पढ़े लिखे थे और एक नए ट्रेंड के साथ आए थे। तो उसको लोगों ने उनको वोट दिया। वो तबका निकला जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो एक होप के साथ निकले थे। तो मैं स्टिल ये कहूँगा कि इस आल्दो के इनका मुकाबला बड़े माफियाज के साथ है। आपकी परसेप्शन इमेज ऐसी बनाई जाती है, लेकिन स्टिल मेरा बड़ा बिलीव है अल्लाह ताला की ज़ात पे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि मैंने सर्व किया है, मुझे पता है कि जितने पुख्ता इरादा उनका होता है तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है बड़ा रोशन है इंशाल्लाह। और जो काम हम अभी कर रहे हैं शायद उनके समरात अभी लोगों तक उस तरह से ना जा रहे हों, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि इसके समरात लोगों तक आएंगे। यकीनन जो तब्दीली है वो ओवरनाइट नहीं आ सकती, ना ही हुकूमतों के पास कोई जादू की छड़ी होती जिसको घुमाते ही तब्दीली आए। लेकिन जैसे कि इक़दाम लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही है, तो मुश्किलात के साथ साथ आसानियाँ भी आती रहेंगी। नवी साहब, जैसे कि हम बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मैंने ज़ाती तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो देखा और उस वक्त मैंने वो सियासी लोगों को भी देखा जो बात कर रहे थे कि जनाब मुशर्रफ साहब ने जो ये बल्दियाती इलेक्शन दिया, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये इतना मजबूत है कि ये MPs MNs जो है ना वो भूल जाएंगे, यानी आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को भूल जाएंगे। और ऐसे ही नज़र आया हमें कि ग्रास रूट लेवल पर जब आपने पावर्स दी, पैसा दिया, लोगों के उस वक्त के काम आज भी लोग ये उस सिस्टम की तारीफ़ करते हैं। उससे पहले आपने देखा तो अयूब खान के दौर की बात करते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम जमहूरी निज़ाम जो हम कहते हैं सो कार्ड, उस जमहूरी निज़ाम में किसी भी सियासतदान ने, यानी अगर पीपल्स पार्टी की 2 दफ़ा हुकूमतें रहीं, नून लीग 3 दफ़ा हुकूमत करके आई, अभी भी सिंध में एक पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो बिला शिरकत गायरे जो है वो हुकूमत कर रही है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। 2015 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह इलेक्शन करवाई, लेकिन चलो हम आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर था, अवामी प्रेशर था, लेकिन इमरान खान को ज़ाती तौर पर बहुत से पॉलिटिशियन ने अपने सूबों ने कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और जो पावर्स आप दे रहे हैं इसका आपको नुकसान होगा, वो इसके लिए रेडी रहा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बात की जाती है ये उसकी KPK की, कि पहले मरहले में जो इलेक्शन हुए वो इमरान खान हारने के बावजूद वो जीत गया है, वो इसलिए कि वो आज वही लोग उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, पावर्स वहाँ दे रही हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं जिस तरह बरतानिया में हो रहे हैं। तो ये कहना आसान होता है लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल होता है। उस वक्त इलेक्शन करवाए जा रहे हैं जब पूरी दुनिया में महंगाई की लपेट में है, कोरोना गुजरा है, आप देख लें पेट्रोल और दाल का रेट्स क्या है। आप वाकई जो ताकत का जब हम बात कर रहे थे कि असल सरचश्मा जो आवाम है उस तक चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, आसिफ महमूद साहब आप कैसे इस पूरे मामले देखें, एक तो बुनियादी तौर पे जो तहरीक इंसाफ का डे 1 से एक ऑब्जेक्टिव था, इस मुल्क का जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फ्लाज हैं, उनमें से एक सबसे जो बड़ा फ्ला है कि मेंबर पार्लियामेंट बजाय पॉलिसी बनाने के, कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जो जितने जनाजे पढ़ रहा है, और ये बड़ा आलमी है इस सिस्टम का कि एक मेंबर असेंबली जिसने ओवरसाइट करना है आपके पूरे सिस्टम को, उसकी प्योरिटी ये है कि उसने असेंबली के अंदर उसके पास टूल मौजूद हैं, उसको यूटिलाइज करके ओवरसाइट करना है। वो उसको छोड़ के, यानी कि अगर हेल्थ के सिस्टम को अगर आपने ओवरसाइट करना है तो वो अपना काम छोड़ के, तो वो अपने हल्के में जनाजे पढ़ रहा है, और जनाजे किन के पढ़ रहा है कि 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास इलाज मुआवजे के रिसोर्सेज नहीं होते। बंदा को फैमिली में बीमार हुआ और वो डॉक्टर के पास एक आध दफ़ा जाएंगे और उसके बाद वो अल्लाह के उस पर रहम पे छोड़ते हैं उसको, और वो वही बंदा मरता है और जो उसका जिम्मेदार है मेंबर असेंबली वही उसके जनाजे में जाएगा, और वो गरीब आदमी जो है वो उसको वोट अगली दफ़ा इस बेस पे देगा कि मेरे जनाजे पे आया था, यानी कि मारने में उसका बीच में हिस्सा है और वो जनाजे में है। और अजीब सा सिस्टम है ये। जो जिम्मेदारी है बेसिकली मेंबर असेंबली का काम है लेजिस्लेशन सिस्टम को ओवरसाइट करना, और जो लोकल इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट का काम है। और हमारे यहाँ तो जिस तरह नवीद भाई ये बता रहे थे कि कोई डेमोक्रेटिक, हम कहने को तो जमहूरी हुकूमतों में रह रहे हैं, लेकिन आप ये देख लें कि बावजूद इसके कि हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस थे, और आई नो के पार्टी के अंदर से कितनी रेजिस्टेंस थी प्राइम मिनिस्टर के सामने कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया, इवन के कई ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं, कई पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि ये तो आपने बड़ी हमाकत की है कि आपने इतना स्ट्रांग लोकल बॉडीज़ सिस्टम जो है आपने अपने गवर्नमेंट के आखिरी टेन्योर में ये दे रहे हैं। लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि उसमें जीत गवर्नमेंट की, रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो विजन दे दिया, जो मकसद है हमारा तहरीक इंसाफ का, वो इस मुल्क को निज़ाम देना है, इधर के हम गवर्नमेंट में हैं या कोई दूसरी पार्टी है। लेकिन आप ये देखें कि लोगों के इश्यूज जब डोर स्टेप पे हल होंगे तो उसका क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आएगा कि एक सिस्टम
जो माहौल नज़र आ रहा था जिसमें आपको कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे थे, कोई पॉलिटिकल आदमी अपनी पावर्स नहीं देता नीचे। तो वो कुर्सी से चिपके रहने की जो एक हवस है या वो लालच है, Exactly. वो छोड़कर आम आदमी की बेहतरी के लिए एग्जैक्टली उन्होंने ये पूरा इसमें पूरे, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को इस बात का भी क्रेडिट दूंगा कि पार्टी के अंदर से भी बहुत बेतहाशा रेजिस्टेंस के बावजूद, केपी के अंदर अब जो रिजल्ट्स आए उनके बावजूद वो स्टैंड स्टिल हैं। और पंजाब में जब ये तमाम पाकिस्तान में सम आओ केपी के बाद पंजाब में होंगे तो सिंध को भी करवाने हैं, बलोचिस्तान को भी करवाने हैं। जब ये सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो लोगों को इसके फ़ायदे नज़र आएंगे कि आपके डोर स्टेप पे, विलेज काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में, आपके गली मोहल्ले में जब फंड्स डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे तो आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी। अब एक सूबे में बैठा हुआ बंदा, उसको हर ज़िले, हर गली, हर मोहल्ले का नहीं पता। जब तक आप ये पॉलिटिकल सिस्टम को एम्पावर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें इसी तरह चलती रहती हैं। देखिए, बात ये होती है, हर जगह पे हो रही है जनाब कि आप इतना पावरफुल सिस्टम दे रहे हैं। डेफिनेटली एक लीडर की विजन यही होता है कि वो सिर्फ इलेक्शन नहीं देखता। अगर तो अभी होता है तो शायद आप हीले बहाने बहुत से हुकूमत के पास होते हैं, वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, नहीं करवाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि जनाब आप पहला मरहला क्या, दूसरा मरहला भी आप करें, और उसके लिए तस्लीम भी किया। यानी जो भी अगर जो भी आया है रिज़ल्ट, उसको तस्लीम करना और आगे बढ़ना। और फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी अगर हम बात करें तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 31 सालों से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 17 सालों से इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब में जो कुछ हुआ, सिंध में हुआ, बलोचिस्तान में हुआ कि आपने बल्दियाती इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करवाते रहे, लेकिन इख्तियारात नहीं शिफ्ट किए। तो ये पहली बार आप अगर जो जिस मुल्क की वो बात कर रहे हैं, वो यूरोप की बात करते हैं अगर खान साहब, तो उन्होंने यूरोप जैसा माहौल जब देने की बात की, पावर्स देने की बात की, तो फिर डेफिनेटली इस तरह की तो रुकावटें आएंगी, आपकी पार्टी की भी आएंगी। अब ब्यूरोक्रेसी कभी भी नहीं चाहेगी। यही ब्यूरोक्रेसी रही है गुज़िश्ता 70 बरसों में। आप देख लें ना, तो क्यों नहीं फिर निज़ाम ठीक हुआ, सारा कुछ चलता रहे। तो जब आप आवाम को, बेशक ये कहते हैं कि जनाब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे ये, लेकिन आप सिस्टम को चलने दें, पावर्स देंगे, आप उनकी वो करें, स्क्रूटनी करें, आप अकाउंटेबल बनाएं उनको। लेकिन मैं नवीद भाई इसमें ये कहूँगा कि पॉलिटिकल कोई भी आदमी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। उसने लोगों में रहना है, उसने लोगों के पास जाना है। और जो सरकारी मुलाजिम है वो बहरहाल सरकारी मुलाजिम है, वो उसकी वो प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी जो एक पॉलिटिकल आदमी की है। और मैं समझता हूँ कि जो लर्निंग और ये जो कहा जाता है कि भी काफ़ी सारी उसमें कम्युनिटी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो इस सिस्टम के अंदर उन्होंने दिन में 300-400 लोगों को डील करना होता है। तो वो एक्सपोजर जो है वो भी लर्निंग होती है उनकी, और वो उसमें से गुजर के आए हुए होते हैं ग्रास रूट लेवल पे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको पाकिस्तान में नज़र आती है, लीडरशिप का क्राइसिस। ये वो नर्सरीज हैं जहाँ से आपको एनर्जेटिक लीडरशिप, नई लीडरशिप आपको उभर के सामने आएगी जो कल को आपकी असेंबली में बैठेगी। तो ये जो टीयर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के, हमारे पास वही नहीं इस्टेब्लिश हो सके 70 सालों में। तो आज अगर एक लीडर जो है वो अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बालातर होके, उसने ये नहीं देखा कि महंगाई है या हमारी ग्राउंड के अंदर पोजीशन क्या है या कौन सी पार्टी जीतेगी, वो डिलेड डिसीजन लेने का आदी है। वो आज भी उसने डिलेड डिसीजन लिया, और इसके जो फ्रूट्स हैं इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में लोगों को नज़र आएंगे। अगर तो ये लोकल बॉडी सिस्टम इस्टेब्लिश हो गए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो मसावी तरक्की है उसके रास्ते खुल जाएंगे। अदरवाइज़ तो हमारे जिस साइड से जहाँ से बासर शख्सियत होती है वो फंड्स को खींच के उधर ले जाता है। तो यहाँ पे इक्वल बेसिस के ऊपर जब इलाके डेवलप होंगे, लोगों के इश्यूज ग्रास रूट लेवल के ऊपर हल होंगे, तो मुल्क इसी तरह तरक्की करेगा। अच्छा, आपने लोगों के इश्यूज़ पे बात की, जिससे पहले आप ये भी बात कह रहे थे कि मेंबर असेंबली जो हैं उनको अक्सर और बेशतर वो उन लोगों के घरों में जाते हैं जब जो बीमारी से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आम तौर पर अगर हम बात करें तो हुकूमतों को हमने सेहत के मामलात पर इस तरह से काम करते नहीं देखा। जो मौजूदा हुकूमत को चैलेंजेस भी रहे, इसके बावजूद भी स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग के साथ, चाहे वो हेल्थ कार्ड का मामला है, चाहे वो दीगर सहूलियात हैं, मौजूदा हुकूमत उस पर काम करती चली आ रही है फोकस्ड होकर। इसके बावजूद भी कि हमें कोरोना, ओमिक्रॉन और पता नहीं इस तरह के कितने ही और वायरसेस का सामना है, तो उसके हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह से आप ये देखते हैं, और ख़ासतौर पे जो ये इनिशिएटिव है हेल्थ के हवाले से। देखें, एक तो जो हेल्थ का इनिशिएटिव है हेल्थ कार्ड का, मैं समझता हूँ कि ये भी हिस्टोरिक एक डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और ये भी बड़ा मुश्किल अमर था मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए इस तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश करना। उस पर कई हर्डल्स आई, कई आर्गूमेंट्स आए कि सस्टेनेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि एक गरीब आदमी
जिसका मुश्किल से गुजारा होता है, उसके घर में अगर खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाए तो ये इसका तो हाल वही जानता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरह मैंने आपको खुद कहा कि लोग अपने घर में अपने सामने अपने प्यारों को मरता देखते रहे हैं, तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है हेल्थ कार्ड की कि 10.5 लाख तक वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जो पैनल पे हैं, और उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ये बता रही थी कि उस पे दर पे हम जो अच्छे नॉन हॉस्पिटल्स हैं उस पैनल पे आ रहे हैं, और मोर देन 300 हॉस्पिटल जो हैं ऑलरेडी पंजाब के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं हमारे साथ पैनल पे आ गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हैं ही। तो मैं समझता हूँ कि एक जो आबादी का बढ़ता हुआ वो हमारे यहाँ रुझान है, उसको कैटर करने के लिए इससे अच्छा इनिशिएटिव और हो नहीं सकता। और कोई गरीब आदमी जिसको बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी को कहलवाए, अगर वो हेल्थ कार्ड अपना लेके जाता है तो 10.5 लाख तक किसी भी बीमारी का वो इलाज हो जाना, इससे बेहतर। और प्राइम मिनिस्टर का तो फोकस आप ये देख लें, हमारी पनाहगाहें, उन्होंने हमेशा फोकस किया है निचले तबके को, उन्होंने उनको फोकस नहीं किया जो परसेप्शन ओपिनियन डेवलप करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इसको लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि एक शख्स जो इस सिस्टम को चेंज करने जा रहा है उसको चैलेंजेस का सामना है। और मैं पर्सनली ये बीइंग पाकिस्तानी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने अगर इस शख्स को एक टेन्योर और दिया तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनके रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो माफियाज़ हैं ये भी हमारे रास्ते से छटना शुरू हो जाएंगे। तो इस मुल्क का, जिस तरह मैं आपको कह रहा था, एक तो ये वलियों की सरजमीन है, इसको वैसे भी नुकसान नहीं होना इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में इसका मुस्तकबिल रोशन है। बिल्कुल, जो हेल्थ के हवाले से बात की, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत से लोगों ने बात की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये एक मॉडल जो दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और पंजाब में अब 31 दिसंबर के बाद होने जा रहा है, फिर वही उन्होंने ऐलानात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी हैं। देखें, स्टेट की सबसे बुनियादी, जब आप आवाम टैक्स क्यों नहीं देती, वज़ीर आज़म बार बार क्यों बात करते हैं कि जनाब हम गरीब लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो सबसे बुनियादी चीज़ अगर हम देखें तो बच्चों की एजुकेशन है, यानी तालीम है, सेहत है, और फिर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन अगर आप करवाते हैं, ग्रास रूट लेवल पर पावर शिफ्ट करते हैं, तो फिर देखें गली महल्ले लेवल पे जो आवाम के मसाइल है तो फिर उस नेबरहुड में होंगे, वो उस यूसी में होंगे, वो उस तहसील तक होगा। यानी फिर आपको ये इशू नहीं है कि आपने किसी ने उठ के हम बात करते हैं कि रावलपिंडी से उठ के उसको लाहौर जाना पड़ेगा, या एक जनूबी पंजाब के दूर दराज एरिया से लोग उठ के लाहौर आएंगे। जब आप आवाम को जो है वो ग्रास रूट लेवल पर पावर शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो नज़र आएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से आसिफ साहब अगर ओवरऑल देखें तो 3 बुनियादी चीज़ें जो इमरान खान का जो विजन है, अगर उसको अच्छी तरीके से तरीके इंसाफ इम्प्लीमेंट कर गई, एक तो हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम अगर पूरे पाकिस्तान में अगर एक आम शहरी को 1 मिलियन प्लस जो है वो अगर उसके पास मौजूद है, उसके ID कार्ड एक उसकी पावर है कि स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है किसी किस्म की भी बीमारी के हवाले से। वो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए, वो बहुत खुश हैं कि हमने बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कई सालों से साथ लिए फिरते हैं, लेकिन जब से हमारा हेल्थ कार्ड हुआ उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यही सूरत हमने देखा कि लोकल बॉडीज़ में हुआ, आल्दो के क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले वक्तों में इशू होगा तो आवाम को ये देखना होगा कि ये वो हैं बेसिक चीज़ें जो बार बार वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जी ये आवाम को अपलिफ्ट करना है। जब एक अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा कि जब एक अमीर गरीब शख्स का भी यानी इलाज जो है एक 4 स्टार हॉस्पिटल में हो सकता है, तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ नज़र आती है कि हुकूमत कुछ करना चाह रही है। तीसरा जो अहम चीज़ है जो मैंने देखी है वो है नेशनल जो सिंगल करिकुलम है। मैं समझता हूँ कि 73 बरसों में हमने देखा, मुशर्रफ के दौर में भी हम हायर एजुकेशन के साथ हमने कुछ काम किया, 2006 में भी करिकुलम पे बात हुई, लेकिन माफिया उसमें जीता, उसने जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं कर पाया। लेकिन अब की बार हमने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर है वो सरकारी स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ जितने भी एलीट्स क्लास हैं, मदरसा सिस्टम है, तमाम यानी उसको यकसा तौर पर कहा जा रहा है कि उसको यकसा निसाब तालीम, देखिए निज़ाम देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यकसा निसाब देना तो स्टेट दे सकती है, वो स्टेट ने दिया, और अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हुकूमतें रुकावट बनेगी तो ये डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आवाम जो 22 करोड़ आवाम है उसके साथ गद्दारी है कि अगर एक वज़ीर आज़म ये चाहता है कि उसका हर बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, एलीट स्कूल में पढ़ने वाला एक सिलेबस पढ़ेगा, और ताकि उसको किसी किस्म का मसला ना पड़े, वो कौम बनाना चाह रहे हैं, वो हुजूम से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी रुकावट पड़ेगी तो फिर डेफिनेटली जो है ना ये 3 बड़े काम हैं जो शायद इम्प्लीमेंट हो जाए। तो देखिए ना, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में तबकाती जो निज़ाम तालीम है उसमें आप माशरे के अंदर भी तबकात क्रिएट कर रहे हैं ना। मैं इवन जब मैं 2013 में पहली दफ़ा
मेंबर असेंबली बना तो एक शख्स वो जो मेरे साथ बैठा है, किसी जागीरदार का बेटा है, एची सनियन है, और दूसरा को प्रॉबल से पढ़ा है, को रूट्स। और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है या उन स्कूल उन इंस्टीट्यूशंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या निचले तबके का बच्चा है, क्या उसका राइट नहीं है? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली जब ये वो इनिशिएटिव्स हैं कि जो अब जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन टू इलेक्शन फोकस नहीं किया, उन्होंने जनरेशन्स को फोकस किया है। और अगर ये हम बीइंग अ नेशन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और आपको तो उनका एक्सट्रीम मुखालिफ भी ये कहता हुआ मिलेगा कि इमरान खान ज़ाती तौर पे ठीक है, तो टीम में को नालायकी कोताही हर जगह कमी कोताही मौजूद होती है, लेकिन जितना बिगाड़ा हमने इस सिस्टम को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी देखें, सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो इन चीज़ों की भी कास्ट होती है। हम तो माजी के अंदर हाथ फैलाए हर जगह जाते रहे ना, जब मांगे तांगे से हम इस मुल्क को चलाते रहे, इकॉनमी को चलाते रहे। तो जब आप एक अपनी प्रेस्टीज, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी की बात करते हैं, तो कौमों को उसकी भी कीमतें अदा करनी होती। तो मैं समझता हूँ कि जितना प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं इस मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर, और जिस तरह से एक बैरून मुल्क भी अब मैं ट्रैवल कर गया हूँ, जिस तरह का इमेज प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तान का इनकी ज़ाती क्रेडिबिलिटी की वजह से जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ को, महंगाई का, और उसी के लिए पेट में हर चीज़ आ जाती है। जो इतने अच्छे इनिशिएटिव्स, जो रिफॉर्म्स हो रही हैं इदारों के अंदर, जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये वो छुप जाती हैं उसके पीछे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन तो आप में रशिया हो गया है, रशिया में 400 गुना चीज़ें बढ़ी। आप यूरोप के किसी कंट्री में चले जाएं, मैं समझता हूँ कि स्टिल जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों बात की कि आल दो कि हमारे चैलेंजेस, हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन डेवलप कंट्रीज से बहुत आगे के चैलेंजेस हैं, लेकिन बावजूद उसके पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। एवरी वीक मैं खुद देखता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन समहाउ जो चीज़ें हैं, जब आप मांगे तांगे का पैसा छोड़ेंगे, जब अपनी सेल्फ इस्टीम की बात करेंगे, तो फिर कौमों को अपने टांगों पे खड़े होने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ महमूद साहब, जो कि PHA के चेयरमैन हैं। हम बात कर रहे थे ओवरऑल कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कोविड के बाद की सूरत हाल है पूरी दुनिया की के लपेट में है, महंगाई की और बाकी जो सूरत हाल है। पाकिस्तान में हमेशा से जब भी इलेक्शन होते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, सेनेट के इलेक्शन हो, हमें एक आवाज़ ज़रूर आती है कि धांधली हो गई है। अब मौजूदा हुकूमत ने ये भी कहा, सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा कि कोर्ट तक मामला चला गया, और उस वक्त भी इवन जब 2018 में सेनेट का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने KPK में अपने ही मेंबर्स को शायद निकाला भी। आसिफ साहब, इस हवाले से EVM का जो मामला है वो कुछ अभी गंभीर है, अपोजिशन के अपने सवालात हैं, हुकूमत अपना चाह रही है कि हम EVM के थ्रू इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। देखें, डिजिटाइजेशन की दुनिया में किसी जगह चले जाएं, हर चीज़ सिंगल क्लिक के ऊपर आ गई, तो वाई नॉट हमारे जो सिस्टम है, जो खसूसन जिसने इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को मुंतखब करना होता है, उसके अंदर हर इलेक्शन के अंदर, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ कि जो हारता है वो इल्ज़ाम लगाता है, जो जीतता है वो कहता है बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, और फिर वही अगली दफ़ा जब हारते हैं तो वही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं होते। तो ज़ाहिर है इलेक्शन रिफॉर्म्स हमारा की एजेंडा था, और हमने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें मैं समझता हूँ कि एक तो उस पर जो सबसे बड़ा तनकीद उसके ऊपर आती है कि शायद इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देखें कि वो डबल चेक वाला सिस्टम है कि आप जब वोट कास्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, उसकी बाकायदा पर्ची निकल के डब्बे में भी जाती है, तो आप उसको डबल चेक कर सकते हैं। अगर समहाउ को सॉफ्टवेयर में अगर किसी को किसी किस्म का कुछ शक शुबा है, तो उसको उधर से क्लियर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स इस मुल्क की बेहतरीन जमहूरी सिस्टम के निज़ाम को बनाने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, और हमने खसूसन जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को चलाने में, उसी को हमने वोटिंग राइट से महरूम किया हुआ था। तो ये दो ऐसी चीज़ें अगेन प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है उसके मुताबिक उन्होंने करके दिखाई इस मुल्क में, और इसके भी फ़ायदे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों को नज़र आएंगे। बिल्कुल। लास्ट मेरा सवाल है आपसे, एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से भी कुछ इश्यूज़ हैं, और आगे बल्दियाती इलेक्शन मज़ीद भी आने वाले हैं, तो आप सामीन और नाज़रीन को क्या बताना पसंद करेंगे कि महंगाई तो है, उसको हुकूमत किस तरीके से टैकल करेगी कि
जो आवाम ये समझती है कि शायद महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है? देखें, एक तो बुनियादी तौर पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जो खुददारी है किसी भी कौम की वो और क्रेडिबिलिटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, कर्जे ले लेके वही कर्जा हम वापस कर रहे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जिन्होंने बीमारी क्रिएट की, वो उस बीमारी का हल किसी सूरत नहीं हो सकते। हमने जहाँ 30 साल उन लोगों को दिए रखे, ये जो एक शख्स तने तनहा लड़ रहा है इस सिस्टम के साथ, और ये पूरा मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे भी कि जितनी नेक नीति के साथ वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही निजात दहिंदा है हमारे मुल्क के। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की होगी, और इस मुल्क के अंदर से जो अंधेरे हैं वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि PHA यानी जो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर के चेयरमैन हैं, और फिर इसके साथ हम बात करें साबिक मेंबर है सूबाई असम्बली पंजाब और एडवाइज़र CM टूरिज़म के हवाले से भी हमने जो है वो इन हवाले से शेर असल गुफ्तगू की। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।